नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिसपे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। बिहार में सियासत का सुपर शनिवार, अमित शाह ने पश्चिमी चंपारण से भरी हुंकार, कहा नीतीश के लिए बीजेपी के सारे दरवाजे बंद। तो वहीं पूर्णिया में महागठबंधन की रैली में हुआ जमकर बवाल। दिल्ली एमसीडी बना जंग का अखाड़ा, सदन की लड़ाई दिल्ली पुलिस के थाने और कोर्ट तक आई। आप बीजेपी ने एक दूसरे के खिलाफ दी शिकायत, दोबारा वोटिंग पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक। प्रयागराज शूटआउट पर सीएम योगी की असेंबली में दो टूक। सीएम योगी ने कहा, माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा। विधानसभा में समाजवादी पार्टी को दिखाया आईना। महाराष्ट्र के 2 जिलों के नाम बदलने को लेकर केंद्र की हरी झंडी, औरंगाबाद और उस्मानाबाद को मिली नई पहचान, नाम बदलने पर भड़के ओवैसी। बंगाल में केंद्रीय मंत्री निशीथ प्रामाणिक के जुलूस में फायरिंग और बमबाजी, काफिले पर भी हुआ जोरदार हमला। पथराव में कार का शीशा भी टूटा, टीएमसी पर लगा बड़ा आरोप। आज खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात बिहार में रैली वर्सेस रैली की। एक तरफ अमित शाह ने पश्चिमी चंपारण में रैली कर 2024 के प्रचार का शंखनाद किया, तो वहीं दूसरी तरफ पूर्णिया में महागठबंधन की रैली का आयोजन किया गया। शाह आज मन से जमकर गरजे। शाह ने साफ संदेश दे दिया कि नीतीश के लिए बीजेपी के सारे दरवाजे बंद हो गए हैं। शाह ने कहा कि नीतीश कांग्रेस से लड़े, जंगल राज से लड़े, लेकिन फिर उसी लालू की पार्टी से मिलकर सरकार बना ली। ये अपवित्र गठबंधन पानी और तेल की तरह है। प्रधानमंत्री बनने के लिए नीतीश कुमार अवसरवादी बने हैं, इसीलिए सोनिया गांधी के चरणों में गिरे हैं। अमित शाह ने यह भी कहा कि नीतीश कुमार ने लालू जी के बेटे को मुख्यमंत्री बनाने का वादा किया है, इसीलिए समझौता किया। तो कुल मिलाकर शाह ने नीतीश को कहीं का नहीं छोड़ा। तो वहीं बिहार के पूर्णिया में महागठबंधन का आज पहला बड़ा महाजुटान हुआ। नीतीश कुमार ने एक बार फिर से विपक्षी एकजुटता के मुद्दे पर कांग्रेस से जवाब मांगा, पर महागठबंधन की रैली में जमकर बवाल की भी खबरें सामने आई। रैली में आई महिलाओं के साथ छेड़छाड़ हुआ, जिसके बाद महिलाओं ने जमकर लाठी डंडे बरसाए। अमित शाह ने तो नीतीश कुमार को कहीं का नहीं छोड़ा। देखिए, आज अमित शाह ने भारतीय जनता पार्टी के तमाम लीडर्स, कार्यकर्ताओं को एक संदेश दे दिया, एकला चलो रे। अब नीतीश कुमार के लिए सारे दरवाजे बंद हो गए और उन्होंने बार बार इस बात को कहा कि 2024 में कोई वैकेंसी नहीं है, प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी ही बनेंगे। लेकिन नीतीश कुमार को हर 3 साल में सपने आने लगते हैं प्रधानमंत्री बनने के लिए। समझना क्या है कि जिस हिसाब से अमित शाह ने नीतीश कुमार पे हमला किया है, ये अब तक का सबसे बड़ा हमला है। जब गठबंधन था तो उस वक्त अमित शाह सबसे बड़े प्रपोनेंट थे कि नीतीश कुमार के साथ ही रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए। भारतीय जनता पार्टी के कई सारे नेता अलग राय रखते थे। वो केंद्रीय लीडरशिप को कई बार वो जाकर के ये कह चुके कि नीतीश कुमार की पॉपुलैरिटी बिल्कुल खत्म हो गई है और इसके साथ हम भी डूब जाएंगे। लेकिन बार बार अमित शाह ने यही कहा कि जब तक नीतीश कुमार हैं, एक गठबंधन चला आ रहा है, उनके नेतृत्व में ही भारतीय जनता पार्टी बिहार में ऑपरेट करेगी। लेकिन अब जो कंफ्यूजन है कि क्या नीतीश कुमार आगे बीजेपी के साथ गठबंधन बना सकते हैं, क्या बीजेपी जेडीयू फिर से एक हो सकती है, इस कंफ्यूजन के ऊपर विराम लगाया है अमित शाह ने। तो सबसे बड़ी चीज, नीतीश कुमार आज के बाद से वो सेकुलर सोशलिस्ट, वो जो विपक्षी थके हारा गैंग जो है, उस गैंग में परमानेंटली शामिल हो गए। अब यहां उनकी वापसी नहीं होगी और भारतीय जनता पार्टी के लिए, वहां के कार्यकर्ताओं, नेताओं के लिए सीधा सीधा टास्क दिया गया है कि जिस तरह से यूपी में आपने बीजेपी को सबसे बड़ी पार्टी बनाने में आप कामयाब रहे और सरकार अपने बदौलत आप बनाते हो, उसी तरीके से बिहार में भी बीजेपी को अब
मेहनत करनी होगी। जी, अगली खबर में बात एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी चुनाव की, जिसको लेकर बवाल अब इतना बढ़ गया कि ये मामला सदन से लेकर पुलिस थाने और कोर्ट तक पहुंच गया है। सदन में जोरदार हंगामे और मारपीट के बाद आप और बीजेपी दोनों ने दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, तो वहीं बीजेपी के दो पार्षद शिखा रॉय और कमलजीत ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था। आज इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। दिल्ली हाईकोर्ट ने स्टैंडिंग कमेटी के दोबारा चुनाव कराने पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने एलजी, मेयर और एमसीडी को नोटिस भेजा है। इसी के साथ ही हाईकोर्ट ने सीसीटीवी फुटेज और अन्य दस्तावेजों को सुरक्षित रखने का भी आदेश दिया है। एक चुनाव को लेकर इतना बवाल और ड्रामा क्यों? देखिए, ये साफ साफ लग रहा है तस्वीरों से कि वहां जो लोग पार्षद वहां पे पहुंचे थे वो उस जगह के लिए डिजर्व नहीं करते हैं। पहली चीज ये कि इस तरीके से सड़क छाप गुंडों की तरह जिस तरह से मार पीट हाथापाई जिस तरह से इन लोगों ने किया, एक एक पार्षद को सस्पेंड कर देना चाहिए। पहली चीज ये, और अगले 20-25 साल तक इनको चुनाव नहीं लड़ने देना चाहिए। पूरी दुनिया में ये फुटेज जा रहा है कि दिल्ली में क्या हो रहा है। G20 के कार्यक्रम चल रहे हैं। आज जर्मनी का पूरा डेलीगेशन दिल्ली के अंदर है और इनको बेशर्मी की तरह ये लोग इस तरह से खुद को कंडक्ट कर रहे हैं। मारपीट, कोई हॉस्पिटल जा रहा है, कोई बेहोश हो रहा है। इस चीज के लिए आप चुनाव लड़ते हो? यही सब काम करना है, सड़क पे कीजिए। लेकिन हुआ क्या है ये भी समझ लीजिए। स्टैंडिंग कमेटी के पास तमाम अधिकार होते हैं कि पैसा कहां खर्च होगा, और केजरीवाल उसको छोड़ना नहीं चाहते। केजरीवाल की जिद है कि सब कुछ हमारे पास रहे, लेकिन जितने वोट्स आए हैं उसके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी के पास भी 6 लोगों का चुनाव हो रहा है। 18 लोग होते हैं, 12 अलग अलग जोन से आते हैं, और ये जो 6 का जो चुनाव हो रहा है, जो वोटों की संख्या है उसके मुताबिक 3 भारतीय जनता पार्टी के सदस्य होंगे। वो चाहते हैं कि नहीं 4 हमारा हो जाए ताकि फिर वो मनमानी कर सके। जैसे ये शराब घोटाले में लूट किया, जैसे हर जगह लूट कर रहा है, उसी तरीके से वो एमसीडी को भी लूट बचाने के लिए वो उस तरह की चीजें कर रहा है। अब हुआ ये, मेयर तो चुन गया। मेयर चुनने के बाद होता ये है कि जो वोट की काउंटिंग होती है उसमें आपने एक इनवैलिड कर दिया। उस एक वोट की वजह से भारतीय जनता पार्टी की संख्या, ये जो 6 लोगों की जो चुनाव हो रहे हैं, वो 3 से 2 हो जाएगा। मतलब केजरीवाल का प्लान सक्सेसफुल हो जाएगा। अब सवाल है कि वो इनवैलिड है या नहीं है, तो इसके लिए कौन बताएगा? मेयर तो खुद आम आदमी पार्टी की है। तो वहां 2 लोग और थे, एक जो सरकारी व्यक्ति होता है सचिव, और दूसरा इलेक्शन कमीशन का ऑब्जर्वर। इलेक्शन कमीशन का ऑब्जर्वर और सचिव दोनों ने रिपोर्ट दी है कि कोई वोट इनवैलिड नहीं है। तो ये तमाशा क्यों हो रहा है? ये केजरीवाल को काम धाम नहीं करना है, ये तमाशा करने में एक्सपर्ट हो गया है। बम्बई में बैठा हुआ है, पंजाब जल रहा है, वह खालिस्तानी तमाशा कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर यहां गुंडागर्दी चल रहा है, और ये प्रधानमंत्री बनने के सपने के साथ वह उद्धव ठाकरे से हाथ मिला। मतलब लूजर्स ऑफ द वर्ल्ड, दे आर यूनाइटिंग अगेंस्ट मोदी। ये राजनीति है? ये तो जनता के वोटों, जनता के विश्वास के साथ सरासर बेईमानी है। जी, अब बात उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ की। यूपी में विधानसभा सत्र जारी है और आज विधानसभा में योगी आदित्यनाथ जमकर गरजे हैं। प्रयागराज कांड पर पहली बार सीएम योगी ने बयान दिया है। उमेश पाल हत्याकांड मामले पर विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काफी गुस्से में भी नजर आए। योगी आदित्यनाथ ने कहा, ये जो अपराधी और माफिया है, आखिर ये पाले किसके द्वारा गए हैं? क्या ये सच नहीं है कि जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज है उन्हें सपा ने सांसद बनाया था? आप अपराधी को पालेंगे और उसके बाद आप तमाशा बनाते हैं। हम इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। इस बयान के बाद अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ के बीच में तीखी बहस भी हुई, पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने तेवर और अपने बयान से सबकी बोलती बंद कर दी। क्या यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़ा किया जा सकता है क्या? बिल्कुल नहीं किया जा सकता। और ये जो अखिलेश यादव की तरफ से फुल टॉस बॉल अगर आप दोगे तो वो तो चौके छक्के लगेंगे ही। आपको क्या जरूरत है? और आज
योगी आदित्यनाथ अपने फुल फॉर्म में थे। और मैं आपको बता दूं, जितने लोगों ने भी देखा तालियां बजा रहे थे कि यह है चीफ मिनिस्टर जो डंके की चोट पे नाम लेके ये कह रहा है कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। इस तरह की भाषा, इस तरह के जिसको कह सके संकल्प बहुत कम चीफ मिनिस्टर्स को होता है। आपने कभी किसी चीफ मिनिस्टर को नहीं सुना होगा इस तरह के बयान देते हुए, वो भी असेंबली के अंदर। क्या हुआ? दिक्कत यह है, अखिलेश यादव को लगता है कि वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर कटाक्ष करके वो कोई ब्राउनी पॉइंट स्कोर कर लेंगे। हो जाता है उल्टा। इस चक्कर में आप फुल टॉस बॉल दे देते हो और योगी आदित्यनाथ छक्का मार देते हैं। आपने बीच में बोलते बोलते, आप पीछे से बैकग्राउंड में सुन रहा था पूरे भाषण को, आवाज आ गई माइक्रोफोन से। हालांकि असेंबली के अंदर उनको क्लियर सुनाई दिया होगा कि आपको शर्म आनी चाहिए। बस सुनना ही था क्या? बस लगा एक छक्का। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि शर्म तो तुमको आनी चाहिए जो अपने बाप को इज्जत नहीं दे सका। फिर आपने यह आरोप लगा दिया कि भाई आप उस माफिया का नाम नहीं ले रहे हो क्योंकि वो बीएसपी में है, बीएसपी से आपकी दोस्ती है। बस गुस्सा आ गया योगी आदित्यनाथ को। भाई योगी आदित्यनाथ ईमानदार व्यक्ति है, जुबान उसकी बंद होती है जो बेईमान होता है। जो पानी की तरह साफ हो उसको छेड़ोगे तो वो आपको छोड़ेगा नहीं। और इसीलिए असेंबली के अंदर जिस हिसाब से आज योगी आदित्यनाथ ने उसको कह सकते हैं जो करारा जवाब तमाचा मारा है, उससे दो चीजें हुई। एक, योगी आदित्यनाथ की इमेज और पुख्ता होती चली जा रही है कि ही इज अ नो नॉनसेंस चीफ मिनिस्टर, अपराधी माफिया के खिलाफ जो है वो हिचकेंगे नहीं। और दूसरा, जनता के बीच एक सही संदेश और उनकी पॉपुलैरिटी में आज जरूर बहुत कुछ वृद्धि हुई है। बिल्कुल। अब बात महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र के शहर औरंगाबाद और उस्मानाबाद का नाम बदलने को लेकर राज्य सरकार की मांगों को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। यानी आज के बाद औरंगाबाद का नाम छत्रपति संभाजीनगर और उस्मानाबाद का नाम धाराशिव कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में महाराष्ट्र सरकार द्वारा दोनों शहरों का नाम बदला गया है। नाम बदलने पर ओवैसी साहब भड़क गए हैं। ओवैसी ने कहा है कि हमारे इलाके का फैसला हमारे लोग करेंगे, एकनाथ देवेंद्र या उद्धव नहीं करेंगे। आज सरकार के पास नंबर्स है, लोगों को बिना कॉन्फ्रेंस में लिए कुछ भी कर रहे हैं। ओवैसी ने नाम बदलने को इतिहास के साथ छेड़छाड़ बताया है। नाम बदलने की चर्चा तो कई सालों से थी, पर ओवैसी साहब इतने भड़क क्यों रहे हैं? देखिए, ओवैसी साहब ये चाहते हैं कि जो मुस्लिम नाम है, जो मुगलिया नाम है, जो लुटेरे, जो आतताई आतंकी जो वेस्ट एशिया से आए, जो विदेशी डाकू लुटेरे हिंदुस्तान में आए और उनके नाम से जो शहर है वो बना रहे। एक लॉजिक समझ में आती है कि अगर किसी राजा ने या किसी व्यक्ति ने किसी शहर को बसाया हो तो उसे उसके नाम से रख दो तो कोई दिक्कत नहीं। क्या औरंगाबाद औरंगजेब ने बसाया? सीधा सा सवाल है, सीधा सा जवाब है नहीं। आप क्या किया? आपने यही काम किया कि जहां तहां लूटते रहे, हिंदू मंदिरों को तोड़ते रहे और वहां पे बैठ करके उस शहर का नाम बदल दिया। तो औरंगजेब ने अपने हिसाब से औरंगाबाद नाम रख दिया, तो ये नाम तो बदलना चाहिए। ये उनकी पॉलिटिक्स को सूट करता है कि मुसलमानों की भावना को भड़काने में कि देखिए उस्मानाबाद नाम था, औरंगाबाद नाम था, औरंगजेब के नाम पे था, उस्मान के नाम पे था, नाम इन्होंने बदल दिया। अभी हजारों शहरों के नाम बदले जाएंगे, क्या कर लेंगे आप? आपके पास कोई सबूत है कि इन शहरों को इन लोगों ने बसाया है? तो जो प्राचीन नाम है वो नाम होगा। दूसरी चीज जो इसका राजनीतिक मसला जो है इसमें, ये तो हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे कहते थे कि नाम बदलना चाहिए। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने रहे, कभी ऑफिशियली नाम नहीं बदल पाए। क्यों नहीं बदला? तो आप
हिंदुत्व का राह छोड़ के आप एमआईएम के साथ शिवसेना का मंत्री इसी औरंगाबाद में, इसी ओवैसी की पार्टी का एमपी है औरंगाबाद से, वहीं पे आप स्टेज शेयर करते हो जिसमें आपका मंत्री वहां कह रहा है भाई शिवसेना का सिर्फ झंडा गेरुआ है, मन हरा है। आप सेकुलर बनने का ड्रामा कर रहे थे जब आप चीफ मिनिस्टर थे। तो अभी चुनाव आएगा और सबसे बड़ी बात कि आज वहां जैसे ये खबर आई कि केंद्र सरकार ने नाम को बदल दिया है, शिव सैनिक अपने झंडे के साथ और डंडे के साथ और ढोल मृदंग के साथ जो उन्होंने जुलूस निकाला है, लेकिन वहां उद्धव ठाकरे का नाम लेने वाला कोई नहीं था। जी, आखिरी खबर में बात पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में केंद्रीय मंत्री निशीथ प्रामाणिक के काफिले पर हमला हुआ है। निशीथ प्रामाणिक की ओर से कहा गया कि उनके काफिले पर तृणमूल कांग्रेस समर्थित गुंडों ने हमला किया। दरअसल ये अटैक तब हुआ जब वो कूच बिहार के दिनहाटा इलाके में पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलने जा रहे थे। आरोप है कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने निशीथ प्रामाणिक के काफिले को रोककर उन्हें काले झंडे दिखाए और नारेबाजी की। बड़ी बात यह है कि जो पत्थरबाजी और बमबाजी कर रहे थे, पुलिस उन्हें संरक्षित कर रही थी। आखिर कब ममता सरकार के गुंडों पर पुलिस एक्शन लेगी? पुलिस क्यों एक्शन लेगी? ये भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए। आप पिट के आते हो, कोई एक्शन नहीं लेते हो तो वो तो पीटेंगे ही। भाई चुनाव के दौरान जेपी नड्डा के काफिले पे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के काफिले के ऊपर पथराव हो गया, कई कार के शीशे टूट गए, कई लोगों को चोटें आ गई। आपने क्या किया? कुछ नहीं किया। तो ये तो होगा ही, ये तो होगा ही। उसी दौरान एक और केंद्रीय मंत्री, उसको उसके काफिले के ऊपर पत्थरबाजी हुई। वो किसी कैंपेन में जा रहे थे, कार की भांति वापस गाड़ी घुमा करके इनको जान लेकर के भागना पड़ा। अब ये केंद्रीय मंत्री हैं और ऐसे वैसे केंद्रीय मंत्री नहीं है, ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम है, गृह राज्य मंत्री है, जिनके इशारे पे सारे पैरामिलिट्री फोर्सेस जो है वो मूव करती हैं। कितने घंटे बीत गए, दिल्ली से कोई एक्शन हुआ? नहीं हुआ। जब आप क्रूशियल मोमेंट्स पे आप एक्शन नहीं लोगे तो इस तरह की घटनाएं जो है वो उसकी पुनरावृत्ति होगी, वो बार बार होगा। टीएमसी के लोगों को लगता है कि भाई ममता दीदी बचा लेगी, ममता दीदी से मोदी डरते हैं, इसके मंत्री को मारो, इसके एमपी को मारो, कुछ भी कर लो, कोई कुछ नहीं कर सकता। वहां उनकी गुंडागर्दी चलती है। और मैं बहुत ही ब्लंटली मैं बोल सकता हूं इस बात को, कांग्रेस पार्टी की सरकार होती और कांग्रेस पार्टी के किसी एमपी के ऊपर या किसी मंत्री के ऊपर इस तरह की कार्रवाई हो गई होती, अभी तक उन तमाम पत्थरबाजों को चुन चुन के जेल के अंदर ठूस दिया गया होता। लेकिन पता नहीं बंगाल का नाम सुनते ही भारतीय जनता पार्टी के पैर में हाथ में क्यों लकवा मार जाता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।